हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव शक्ति क्लासेज। मैं अजय उपाध्याय एक बार फिर आप लोगों का अपने इस नए चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि स्टूडेंट, हमारा पहला वीडियो अपलोड हुआ और उसको बहुत सारे छात्र छात्राओं ने देखा और बहुत सारे मोटिवेशनल कमेंट किए। आज उसी प्रेरणा से प्रेरित होकर हम दूसरा वीडियो बनाने आए हुए हैं। तो उन सभी छात्र छात्राओं को बहुत सारा धन्यवाद कहेंगे। आज हम लोग संख्या पद्धति को सीखेंगे। संख्या पद्धति एक ऐसा चैप्टर है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देख लीजिए, चाहे यूपी पीसीएस देख लीजिए, यूपीएसआई देख लीजिए, एसएससी जीडी देखिए, यूपी सिपाही देख लीजिए, सीटेट देख लीजिए, यूपी टेट देख लीजिए या किसी भी स्टेट का टेट देख लीजिए, सब में संख्या पद्धति से क्वेश्चन निश्चित तौर पर आते हुए हैं। तो आज हम लोग संख्या पद्धति का अध्ययन बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। तो संख्या पद्धति पढ़ने से पहले आप लोग कॉपी कलम ज़रूर ले लीजिए। हम कहेंगे कि आप एक अच्छी कॉपी भी बना लीजिए जिसमें संख्या पद्धति के जो भी आपको अच्छे लगते हैं उसको नोट करते चले चलिए, क्योंकि जब एक बार कॉपी बन जाता है तो इधर उधर भटकने की बजाय अपनी कॉपी पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। ये लगभग 10 गुना ईजी हो जाता है। तो चलते हैं, हम लोग आज बहुत अच्छे तरीके से संख्या पद्धति का नंबर सिस्टम का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो संख्या पद्धति यहाँ देख लीजिए। संख्या पद्धति को अंग्रेजी में नंबर सिस्टम कहते हैं। तो देखिए, संख्या पद्धति में सबसे पहले हम प्राकृत संख्याओं को सीखेंगे। प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं? प्राकृत संख्याएं। ठीक है, अब देखिए प्राकृत संख्याएं, इसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। देखिए NO डॉट नंबर हो गया। ठीक है, तो प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं? एक से लेकर अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। गिनती के एक से लेकर अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। देखिए, प्राकृत संख्याओं की इंग्लिश n से शुरू है तो इसको हम लोग n से डिनोट किए जाते हैं। प्राकृत संख्याओं को नेचुरल नंबर बोला जाता है, तो इसीलिए हम प्राकृत संख्याओं को n से डिनोट करते हैं। तो देखिए फिर से हम इसीलिए n बराबर लिखेंगे एक से लेकर गिनती के एक से लेकर अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। देखिए इनको हम ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, ऐसे आप अनंत तक लिखते चले जाइए। ये सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं। देखिए एक शब्द हमने बोला गिनती के। गिनती का मतलब ये होता है जैसे 1 के बाद 2 गिनिए, 2 के बाद 3 गिनिए, 3 के बाद 4 गिनिए। तो इसीलिए जब भी बोला जाता है, इसकी परिभाषा बोली जाती है तो कहा जाता है गिनती के 1 से लेकर अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। अच्छा, इसको ऐसे हम लोग नहीं पढ़ सकते कि जैसे 1.2, 1.3, 1.4, ऐसे नहीं पढ़ते। गिनती का मतलब ही यही होता है 1 2 3 4 5, ऐसे पढ़ते चलिए। तो देखिए अब ये दूसरी जो संख्या हम लोगों को पढ़ना है, दूसरी संख्या पूर्ण संख्याएं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? पूर्ण संख्याओं को अंग्रेजी में होल नंबर बोलते हैं। तो जैसा कि इसकी इंग्लिश को देखिए, होल नंबर इसको बोलते हैं, तो इसको W से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो W से नेचुरल नंबर को n से व्यक्त किया जाता है और पूर्ण संख्याओं को W से व्यक्त किया जाता है। अब इसका डिफिनीशन सुन लीजिए। जीरो से लेकर गिनती के 0 से लेकर अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। फिर से सुनिए, गिनती के 0 से लेकर अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। मतलब एक चीज़ ये है कि ए जो शुरू है वो 0 से शुरू है। ठीक है, 0 से लेकर अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख लीजिए, प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याएं, दो संख्याएं हम पढ़ लिए। तो दोनों संख्याओं को पढ़ने से पहले उनका कंपैरिजन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अक्सर कंपटीशन में ऐसे कंपैरिजन करके ही पूछते हैं। कभी आप सीटेट की परीक्षाओं को देखिए, घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है कि अगर कोई रट्टा मार कर गया है
तो उससे वो क्वेश्चन नहीं है हो पाएगा। या किसी भी कंपटीशन में देखिए अक्सर ये सीधे सीधे क्वेश्चन ना पूछकर थोड़ा सा इधर उधर करके ही पूछते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याएं देखिए जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत आ रही हैं। प्राकृत और पूर्ण में बस इतने अंतर है, पूर्ण संख्याओं के पास 0 है और प्राकृत संख्याओं के पास 0 नहीं है, सिर्फ एक अंक का अंतर है। इनके पास 0 है, इनके पास 0 नहीं है, तो दोनों में डिफरेंस केवल 0 का है। तो देख लीजिए जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत आ रही हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। फिर से देख लीजिए जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत आ रही हैं, इसीलिए कहा जाता है सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। अच्छा एक चीज़ और देखिए, उल्टा देखिए, अब इसको देखिए, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याओं के अंतर्गत आ रहा है? तो देखेंगे नहीं आ रहा है। इनके पास 0 है, कहाँ इसमें 0 आ रहा है? इनके पास भले इधर मिल रहा है लेकिन अब इसमें 0 है, इसमें नहीं आ रहा है, तो एक अंक हुआ ना कि जो इसमें नहीं आ रहा है। तो हम कहेंगे कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याओं के अंतर्गत नहीं आती हैं, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती हैं। तो ऐसे ही घुमा फिरा के वो हमसे क्वेश्चन पूछता है। अभी हम लोग चलते हैं आगे की संख्याओं को पढ़ेंगे। तो आगे की संख्याएं जो है वो तीसरा है पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। तो पूर्णांक संख्याएं, तो यहाँ पर पूर्णांक संख्याएं, इसको इंग्लिश में इंटीजर नंबर बोलते हैं, इंटीजर नंबर बोलते हैं। तो पूर्णांक संख्याओं को पहली बात इनकी हम डिफिनीशन पढ़ेंगे। 0 से लेकर अनंत तक की सभी धनात्मक व ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। 0 से अनंत तक सभी धनात्मक व ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। अब एक चीज़ तीनों में अंतर देख लीजिए, ये पूरा टोटल धनात्मक संख्या है, एक ऐसी संख्या है ये भी धनात्मक संख्या है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा 0 को लेकर हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। 0, चलिए 0 के बारे में भी आगे चर्चा करते हैं, ठीक है। पहले पूर्णांक संख्याएं पढ़ते हैं। पूर्णांक संख्या क्या है? 0 से लेकर अनंत तक की सभी धनात्मक व ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। अब एक चीज़ हम लोग पूर्णांक संख्याओं को और अच्छे से पढ़ने के लिए संख्या रेखा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। पहली बात तो देखते हैं पूर्णांक संख्याओं को डिनोट किससे किया जाता है। तो भैया जी पूर्णांक संख्याओं को आई से डिनोट करेंगे, या बहुत से लोग इसको जेड से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो पूर्णांक संख्याओं को आई से या जेड से भी डिनोट किया जाता है। जेड से भी क्या कहें, सबसे ज़्यादा तो जेड से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब चलिए हम संख्या रेखा पढ़ते हैं जिससे हम बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को पूर्णांक संख्याएं बता सकें। संख्या रेखा पढ़ने से पहले देखिए संख्या रेखा क्या है। संख्या रेखा जब आप क्लास 2, 3 में 4 में पहुँचे होंगे, वो 2 से 3 क्लास 2, 3 से ही स्टार्ट हो जाता है। तो मैम जी आप लोगों को संख्या रेखा निश्चित तौर पर पढ़ाई होंगी, छोटे बच्चों को मैम जी ही पढ़ाती हैं, ठीक है। तो मैम जी निश्चित तौर पर संख्या रेखा पढ़ाई होंगी। तो हम एक नंबर लाइन बनाते हैं, ठीक है, संख्या रेखा बनाते हैं। तो देखिए नंबर लाइन बनाने के लिए यहाँ पर हम बीच में 0 लिख देते हैं, ओके। यहाँ पर हमने 0 लिख दिया। अब देखिए जब संख्या हम लिखते हैं, हम लोग संख्या इसमें लिखते हैं, 1 मिनट हम फिर से बना दे रहे हैं, पता नहीं वीडियो में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब सही है और सीधा भी हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर जो है इसको हम 0 लिख देते हैं, ठीक, 0 लिख दिए। अब एक चीज़ देखिए हमने क्या कहा, 0 से लेकर अनंत तक की सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। तो इनको सीखने से पहले हम लोग संख्या रेखा पर देखते हैं। संख्या रेखा पर जब भी कभी गिनती लिखा जाता है तो इधर धनात्मक लिखा जाता है। कॉपी में भी आप गिनती लिखते हो तो ऐसे लिखते हो 1 2 3 4, ऐसा थोड़ी लिखते हैं 1 2 3, ऐसा उल्टा नहीं लिखते हैं, इधर ही लिखते हैं, दाहिनी तरफ ही भागते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर भी दाहिनी तरफ भागेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही लिखते चलते हैं, ठीक है। और इसको कहाँ तक लिखते हैं, इसको हम लोग इनफाइनाइट तक लिखते हैं, इनफाइनाइट तक।
अब चलो इसके आगे की संख्याएं हम लोग लिखते हैं। आगे की संख्याएं लिखना है तो इधर देखते हैं, इधर लिखते हैं तो इधर घटते हुए क्रम में रहेगा, ठीक है। -1, -2, -3, -4, -5, -6 और इधर हम लोग माइनस इनफाइनाइट तक लिख लेते हैं, ठीक है। तो इस संख्या रेखा को देखिए, इधर धनात्मक हो गया, जीरो के इधर धनात्मक है और जीरो के इधर ऋणात्मक है। तो पूर्णांक संख्याएं क्या कहलाती हैं? जीरो से लेकर धनात्मक व ऋणात्मक संख्याओं को ही, जीरो से लेकर अनंत तक धनात्मक व जीरो से लेकर अनंत तक की जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं हैं सबको पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, ये जो जीरो है ये हमारा कैसी संख्या है? धनात्मक है कि ऋणात्मक है? देख लीजिए, बहुत बार कंपटीशन में पूछा है कि जीरो धनात्मक संख्या है कि ऋणात्मक संख्या है। मोस्टली लोग क्या कहते हैं जैसे 5 है ना, तो 5 के पहले तो जीरो होता है, सॉरी प्लस होता है, तो 5 के पहले प्लस होता है। अगर ऐसे 5 लिखा है तो ये धनात्मक है क्योंकि इसके पहले प्लस है। तो बहुत से लोग कहते हैं जीरो है तो इसके सामने प्लस है तो ये धनात्मक संख्या है। तो ये चीज़ गलत है। देखो, जीरो कैसी संख्या है? जीरो ना तो धनात्मक है और ना तो ऋणात्मक है। ये इधर धनात्मक है, इधर ऋणात्मक है, तो ये धनात्मक और ऋणात्मक के बीच की कड़ी है। तो जब भी कंपटीशन में पूछेगा वो ऐसे पूछेगा, जीरो धनात्मक संख्याएं हैं कि ऋणात्मक संख्याएं हैं, तो आप तुरंत और उसमें विकल्प दे देगा। ऐसे कहेगा जीरो है, फिर से सुनिए, जीरो है, ए धनात्मक संख्या, बी ऋणात्मक संख्या, सी दे देगा कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, डी दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग कहेंगे इनमें से कोई नहीं, ठीक है। या ऐसा भी दे सकता है कि धनात्मक और ऋणात्मक के बीच की कड़ी, तो शायद ऐसा नहीं देता है, ठीक है, क्योंकि आप तुरंत समझ जाएंगे। तो जीरो धनात्मक और ऋणात्मक के बीच की कड़ी होता है। तो अब ये हमारा संख्या रेखा हो गया। अब एक चीज़ देखिए, संख्या रेखा में अगर ध्यान से देखिए तो ये देखिए जेड है, जेड को ही पूर्णांक संख्याएं कहते हैं या आई को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं, आई से डिनोट करते हैं। तो इधर का जो संख्या है ना, अगर आई से हम डिनोट कर रहे हैं तो इधर धनात्मक है तो इसको आई प्लस से डिनोट किया जाता है। कहीं कहीं देखिए परीक्षाओं में लिखा रहता है आई प्लस। अच्छा, इधर की जो संख्याएं हैं ये आई माइनस से, क्योंकि ये भी पूर्णांक है लेकिन ये कौन सी पूर्णांक है? ऋण वाली पूर्णांक है, तो इसीलिए आई माइनस लिखा जाता है। तो हम एक बार फिर से चलते हैं, अब इनका कंपैरिजन करते हुए चलते हैं। तो देखिए, पहले पूर्णांक संख्याओं को एक बार फिर से पढ़ते हैं। सभी जीरो से लेकर अनंत तक की सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं, ठीक है। अब हम इसके आगे देखिए, प्राकृत और पूर्णांक संख्याओं का कंपैरिजन करते हैं। प्राकृत और पूर्णांक संख्याओं का कंपैरिजन करते हैं। देखिए, जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये प्राकृत संख्याएं हैं। तो देखिए, ये इसके अंतर्गत आ रही है कि नहीं? ये जो आई प्लस है यही तो प्राकृत संख्या है, मतलब आई प्लस इक्वल टू यन हम लिख सकते हैं, ठीक है। आई प्लस इक्वल टू यन लिख सकते हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसे भी उलझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, एक से ले, इधर देखिए इधर सब धनात्मक है तो इसको आई प्लस लिखे, और ये भी देखिए एक से लेकर सब धनात्मक है, तो धन पूर्णांक संख्याओं को भी क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए आई प्लस, तो ये सभी संख्याएं इसमें मिल रही हैं, 1 2 3 4 5 सब मिल रही हैं। तो हम कहेंगे सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं। ध्यान से देखिए, ये इसी में कंफ्यूज करते हैं, इसी में कंफ्यूजन होता है। आप लोग ध्यान से देखिए, एकदम बढ़िया अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं। अब ये पूछा जाए क्या सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं? तो भैया जी इधर वाला तो मैच कर रहा है, ठीक है, ये पूर्णांक संख्या है लेकिन ये भी तो पूर्णांक है, तो इसमें कहाँ आ रहा है? तो हम कहेंगे सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती हैं। बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझिए। अगर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है तो ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। अब चलते हैं, हम आगे सीखते हैं। पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या का कंपैरिजन करते हैं। पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। अब एक देखिए, जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं भैया, इधर देखिए 0 1 2 3 4, यहाँ देखो 0 1 2 3 4 सब आता जा रहा है। मतलब जितनी पूर्ण संख्याएं हैं वो पूर्णांक संख्याएं हैं।
तो हम कहेंगे सभी पूर्णांक संख्याएं सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं। तो पूछा जाता है क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं? तो देखिए सभी पूर्ण संख्याएं सभी होल नंबर हैं कि नहीं है, 1 0 1 2 3 सब इसके अंदर आ जा रहे हैं। तो सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं। अब ये पूछा जाता है आप बताइए क्या सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? नहीं होती हैं। ये वाला तो ठीक है मिल जा रहा है, लेकिन इधर वाला देखो कहाँ इसमें मिल रहा है। ठीक है, तो सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। तो बहुत स्पष्ट तरीके से पूछता है, ऐसे कंफ्यूज करके पूछता है। आपको सीटेट में भी पूछेगा, ऐसे घुमा के पूछेगा, ऐसे दे देगा सभी निम्न में सत्य है, ऊपर लिख देगा निम्न में सत्य है, और लिख देगा सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं नहीं होती हैं। कहाँ सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं? 0 तो पूर्ण संख्या लेकिन प्राकृत नहीं है। ठीक, फिर दे देगा सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, ये भी गलत है। सभी पूर्ण संख्याएं, ये पूर्ण संख्या है लेकिन सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, ये भी गलत है। सभी पूर्णांक संख्याएं कहाँ पूर्ण संख्या है? ठीक है, फिर लिख देगा सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं, ये भी गलत हो गया। देखिए ये कहाँ है? 0 है इनके पास 0 कहाँ है? तो सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती। फिर अंत में दे देगा कि सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं, बिल्कुल होती हैं। सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं आ रही हैं तो तुरंत आप टिक मार ले जाएंगे। ठीक है, तो यही सब कन्फ्यूजन होता है। अभी इसके बाद हम लोग परिमेय संख्या पढ़ेंगे, ठीक, रेशनल नंबर पढ़ेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले संख्या पद्धति में हम लोग परिमेय संख्या पढ़ते हैं। तो देखिए बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। तो परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। देखिए बहुत अच्छा है, इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है, हम लोग इसको रेशनल नंबर, 1 मिनट देख लीजिए। ठीक, रेशनल नंबर क्या होता है? देखिए इनकी हम परिभाषा देखते हैं। किसी भी संख्या को P/Q के रूप में लिखने को ही परिमेय संख्या कहते हैं, जबकि Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो फिर से देखिए, किसी भी संख्या को P/Q के रूप में लिखने को ही परिमेय संख्या कहते हैं, जबकि Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब ऐसा भी आप बोल सकते हो, किसी भी संख्या को अंश बटा हर के रूप में लिखने को ही परिमेय संख्या कहते हैं। फिर से देखिए, यदि किसी संख्या को अंश बटे हर में लिखा जाए सके तो वह परिमेय संख्या होगा। ठीक है, जहां हर का मान शून्य ना हो। फिर से देखिए, हम लोग लिख दे रहे हैं, हम लिख रहे हैं किसी भी संख्या को P/Q के रूप में लिखने को ही परिमेय संख्या कहते हैं, जबकि Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब जबकि Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका मतलब समझ लीजिए Q का मान शून्य ना हो। अब इसी का दूसरा डिफिनीशन भी आप लिख सकते हो, अथवा, ठीक है, शॉर्टकट में हम लिख दे रहे हैं, किसी भी संख्या को अंश बटे हर के रूप में अगर लिखा जा सकता हो तो वह परिमेय संख्या होता है, लेकिन हर का मान शून्य ना हो, हर इज नॉट इक्वल टू 0। तो देख लीजिए, ये परिमेय संख्या का क्षेत्र बहुत बड़ा है। ठीक है, हम लोगों को परिमेय और परिमेय पर एक एक्स्ट्रा वीडियो पढ़ना पड़ेगा। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया टॉपिक है। इनसे एक क्वेश्चन लगभग सब कॉम्पिटिटिव एग्जामों में आते हैं। तो पहले चलते हैं, हम लोग ऐसे पहले इजी वे में पढ़ते हैं और एक बार इनका वीडियो परिमेय और परिमेय पर बना के बहुत अच्छे तरीके से पढ़कर इनको बहुत अच्छे तरीके से इनका अध्ययन कर लेंगे। तो देख लीजिए, अब पूछा जाता है परिमेय संख्या, जैसे अब यहाँ पर हमने लिखा जैसे, अब 2/3 है, क्या ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि देखो ये P बटा Q बन गया, तो यह परिमेय संख्या है। अब यही पूछा जाए क्या 5/7 परिमेय संख्या है?
तो वो भी है, बहुत सही। 5 p/q बना, क्या दिक्कत है, ऊपर p का मान है, q का मान है। अब यही पूछा जाए एक परिमेय संख्या है, तो बहुत से बच्चे कह रहे हैं एक परिमेय संख्या नहीं है। तो देख लीजिए एक परिमेय संख्या है, कैसे होगा, एक को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 = 1/1, ठीक है। किसी का भी बटा 1 किसी का बटा 1 लिखा जा सकता है, किसी का अपान 1 बनाया जा सकता है। एक चीज़ तो और जान लीजिए, आप मैथ हमसे सीख रहे हैं, तो जैसे कोई संख्या है x, इसमें 1 3 जगह छिपे होते हैं। एक 1 ऊपर छिपा होता है, एक बटे में छिपा होता है, और एक सामने गुणे के रूप में होता है, ठीक है। और इनकी बार बार ज़रूरत पड़ेगी, जैसे जैसे मैथ हम पढ़ाएंगे इनकी ज़रूरत पड़ेगी, आप धीरे धीरे सीखते जाइए। फिर से देखिए, x के ऊपर 1 होता है, इसके सामने कोई भी x ही नहीं 5 हो तो उसके सामने 5 हो, तो 5 के ऊपर भी होगा, वो यहाँ भी होगा, और यहाँ गुणे के रूप में होगा। ये इंटू है, दशमलव नहीं है, ये गुणे का निशान है, इसको इंटू कहिए यहाँ पर, ठीक है। तो 1 यहाँ पर होता है, तो जैसे यहाँ 1 है तो इसका अपान 1 लिख सकते हैं कि नहीं, ज़रूरत करने पर उसको हम शो कर सकते हैं, उसको हम प्रकट कर सकते हैं। तो ये हमारा p/q हो गया, ठीक है। तो ये भी हमारी परिमेय संख्या हो गई। अब किसी ने कहा ये बताइए 0, काफ़ी लोग उलझाते हैं, बताओ 0 परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो भैया जी यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, 0 भी एक परिमेय संख्या होगा। कैसे होगा, जैसे 0 लिखा है तो 0 = 0/1 लिख दिए, ए p लिख दिए, ए q लिख दिए, p/q बना कि नहीं बना। अब कुछ लोग कह रहे हैं तो 0 है, बाबू यहाँ पर ध्यान देखो, p/q है, q का मान 0 नहीं होना चाहिए, p का मान 0 हो सकता है, ठीक है। यहाँ देखिए, जबकि q ≠ 0, q का मान 0 ना हो, तो q का मान 0 ना हो तो यहाँ q का मान तो 1 आ रहा है, q से प्रतिबंध है, p के लिए कोई प्रतिबंध नहीं, p का मान कुछ भी हो। अच्छा यहीं पर बहुत से लोग, अच्छा अगर हम ऐसे लिख दें 4/0, अब ये पूछा जाए परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो भैया जी ये भी परिमेय संख्या है, ठीक है। सॉरी, ये परिमेय संख्या नहीं है, ठीक। कैसे, यहाँ पर देखो p/q, q का मान क्या आ गया, 0 आ गया, तो यह परिमेय संख्या नहीं होगा। तो अगर किसी का अपान 0 हो गया तो वो परिमेय संख्या नहीं है। अच्छा, उसका अंश अगर मान लीजिए 0 है तो कोई दिक्कत नहीं, वह परिमेय संख्या होगा। अच्छा चलते हैं, तो अब हम क्या कहते हैं, किसी भी संख्या को p/q के रूप में लिखने को ही परिमेय संख्या कहते हैं। या ऐसा भी कह सकते हो, किसी भी संख्या को अंश बटे हर, ये देखो नॉमिनेटर डिनोमिनेटर, ठीक है, अंश बटे हर के रूप में लिखने को ही रेशनल नंबर कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, जबकि हर ≠ 0। अब हम लोग अपरिमेय संख्या पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पर कभी कभी पूछ लेता है, जैसे एक चीज़ बताइए आप हमको, एक चीज़ बताइए कि जैसे 2.43 यह परिमेय संख्या है या नहीं है, तो इस पर विचार करिए। तो भैया जी ये भी परिमेय संख्या होगा, थोड़ा सा और अध्ययन करना होगा इसमें। कैसे होगा, हमने कहा किसी भी संख्या को p/q के रूप में, अगर वो p/q के रूप में लिखा जा रहा है तो वो परिमेय संख्या है। तो जब आप फिर छोटी क्लास में गए होंगे तो मैम जी पॉइंट वाला सवाल ज़रूर बताई होंगी, दशमलव वाला वो बताई होंगी कि देखो दशमलव पहले हटाओ। दशमलव हटाने का तरीका क्या होता है, बहुत आसान, 2 4 3, अब दशमलव के नीचे 1 लिख दो, ठीक। दशमलव के उधर कितने अंक हैं, 2, तो 1 के बाद 2 0 बढ़ा दो। अब देखो एक परिमेय संख्या, देखो p/q बना कि नहीं बना, तो ये p/q के रूप में है, तो भैया जी यह भी परिमेय संख्या है। अब यहीं पर अगर हम ऐसे पूछ लें, अच्छा -4/7 ये परिमेय संख्या है कि नहीं, तो ये बताइए, यहाँ तो ऋण आ गया, माइनस आ गया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे ऊपर माइनस हो चाहे नीचे माइनस हो, यह भी परिमेय संख्या होगा, p/q, ठीक है। सब परिमेय संख्या होंगे जबकि यहाँ 0 ना हो, बाकी चाहे जो हो, चाहे कोई अपने जाके बैठ जाए ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके नीचे 0 ना रहे, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, अब एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ पर खूब अच्छे तरीके से आप देखिए, जैसे कभी कभी परिमेय संख्या का मानक रूप पूछ लेता है, कंपटीशन में ऐसे पूछेगा परिमेय संख्या का मानक रूप। परिमेय संख्या का मानक रूप क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 15/25 लिख दिया,
तो ये परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या है, p बटा q के रूप में है, निश्चित तौर पर परिमेय संख्या है। लेकिन परिमेय संख्या का जो मानक रूप होता है उसमें ये कहा जाता है किसी एक ही संख्या से दोनों नहीं कटनी चाहिए। अगर मानक रूप में है तो हम इसको देख रहे हैं एक संख्या से दोनों कट रहे हैं, 15 एकन्नम सॉरी 5 तिहाई 15 और 5 25, तो ये मानक रूप है। किसी भी परिमेय संख्या का मानक रूप का मतलब होता है कि एक ही संख्या से अंश और हर दोनों नहीं कटने चाहिए। अब चलो, जैसे हमने लिख दिया 16/24, अब देखो क्या ये मानक रूप में है? नहीं है मानक रूप में। ये देखो 8 से कट रहा है, 8 दूनी 16, 8 तिरिक 24, 2/3, ये मानक रूप में है। ठीक है, अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं परीक्षा में देने गए, ऐसे लिख देगा निम्नलिखित परिमेय संख्या मानक रूप में है, निम्नलिखित परिमेय संख्या अपने मानक रूप में है। तो कौन सा दे दिया मानक रूप में है तो उसने पहले दे देगा, ऐसे आपको दे देगा ए 3/27, बी दे देगा। ठीक है, चलो दे दिया 20/40, सी दे दिया, मान लीजिए दे दिया 8/12, ठीक, और डी दे दिया 5/7। तो इसमें देख लीजिए ए भी नहीं होगा मानक रूप में। क्यों नहीं होगा? 3 से ए भी कट जा रहा, दोनों ऊपर नीचे कट रहे हैं, 3 एकन्नम 3 9 27। ये देखो 5 से कट जा रहा, 20 से भी कट जा रहा, 20 एकन्नम 20, 20 दूना 40, ये भी मानक रूप में नहीं है। ए भी मानक रूप में नहीं है। 4 से कट जा रहे हैं, ये मानक रूप में है। ये किसी अन्य संख्याओं से नहीं कट रहे हैं, एक को छोड़कर इनके कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मतलब एक ही संख्या से दोनों नहीं कट रहे हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चनों पर थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान देना होता है। अब हम लोग चलते हैं अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, अपरिमेय संख्याओं को हम थोड़ा सा समझते हैं। अपरिमेय संख्याएं, देखिए अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याओं की इंग्लिश होता है इररेशनल नंबर। ठीक है, आई आर बढ़ा दीजिए, रेशनल में आई आर बढ़ा दीजिए तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा रेशनल नंबर, इररेशनल नंबर। देखिए अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिनको p/q के रूप में ना लिखा जा सके, वो सब अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ऐसी संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखा ही ना जा सके, मतलब इसके रूप में ना डिनोट किया जा सके। ठीक है, ऐसी संख्याएं यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक, ऐसी संख्याएं जिनको ठीक p/q के रूप में ना लिखा जा सके, ना लिखा जा सके। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो देखिए बहुत अच्छा है, अभी इसमें बहुत सारे हैं, शांत दशमलव, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इनका हम परिमेय और अपरिमेय पर जस्ट एक नया वीडियो बनाएंगे और उसके जो और भी अध्ययन है उसको करेंगे। तो पहले हम इसको चलते हैं और अच्छे से देखते हैं। तो देखो ऐसी संख्याएं जिनको p/q के रूप में ना लिखा जा सके अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब इनकी पहचान कैसे हम करेंगे? तो पहचान करने के लिए आपसे पूछेगा ये परिमेय है अपरिमेय है। तो देख लीजिए, सबसे पहले तो आपको अपरिमेय के लिए एक चीज़ वर्ग भी आपको याद होना चाहिए। जैसे 1 का स्क्वायर हम लिख देते हैं, 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 गुणे 1 1 होता है, हमने वर्ग पढ़ाया हुआ है। 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 गुणे 2 2 4 होता है। 3 का स्क्वायर बराबर 9 होता है। 4 का स्क्वायर 16 होता है। 5 का स्क्वायर 25 होता है। 6 का स्क्वायर जो है 36 होता है। ठीक है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। ऐसे सब स्क्वायर है। ठीक है, 8 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं 64 होता है। 9 का स्क्वायर 81 होता है और 10 का स्क्वायर 100 होता है। इसको ध्यान से देखिए, हम स्क्वायर लिख रहे हैं, कुछ मतलब है उसका। एक चीज़ और देखिए, अभी अपरिमेय संख्याओं को समझने के लिए कुछ चीज़ें और ज़रूरत है, उनको सीख लेते हैं तब फिर से अपरिमेय संख्याएं पढ़ते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे का बेस कमज़ोर है तो पहले यहाँ पर वो देख लेगा तभी उसको समझ में आएगा। ठीक है, तो क्या हम लोग देखेंगे, जैसे कोई संख्या है, ऐसे मान लीजिए संख्या है ए स्क्वायर में है, एक्स स्क्वायर है, तो देखिए ये 2 की घात है, अंडर रूट है। तो कभी भी अंडर रूट और 2 की घात
माने स्क्वायर, दोनों एक दूसरे के विरोधी होते हैं, दोनों एक साथ आ जाते हैं तो ये दोनों कट जाते हैं। ये क्या हो जाता है, ये एक्स हो जाता है। जब हम कभी घातांक और करड़ी पढ़ाएंगे तो और अच्छे तरीके से और विस्तृत तरीके से बताएंगे कि ये कटते क्यों हैं। अभी मौके पर आप इसको देख लीजिए, ठीक है। फिर से देखिए, अगर कहीं मान लीजिए ऐसे वाई स्क्वायर है तो ये क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, वाई हो जाएगा। अगर कहीं मान लीजिए 7 का स्क्वायर है तो इसको अंडर रूट और 2 की घात कट जाते हैं, ठीक है। इनको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। बस सिंपली तरीके से हमने यही कहा। तो यहाँ पर भी आप देखिए, और एक चीज़ दूसरा तरीका ये भी होता है, जैसे मान लीजिए कहीं 5 गुणे 5 लिखा है तो इसका मान, इसका जोड़ा जब मिल गया तो बाहर निकालोगे अंडर रूट से, एक अंक बाहर निकलेगा, ये पूरा खत्म हो गया, मतलब 5 होगा। अगर कहीं ऐसे 6 गुणे 6 मिल गया तो ये कितना होगा, 6 होगा। 7 गुणे 7 मिल गया तो कितना होगा, 7 होगा। मान लीजिए यहाँ पर हमने कुछ और लिख दिया, कोई भी मान लीजिए ऐसे लिख दिए शेर गुणे शेर, तो इसका क्या हो जाएगा, शेर हो जाएगा। समझ में आ गया। अगर किसी का जोड़ा मिलता है तब भी एक बाहर हो जाता है, यही इसका वर्गमूल होता है। तो यहाँ पर चलते हैं, अब हम फिर से वर्ग इसमें पढ़ेंगे, अपरिमेय संख्याओं पर आ जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट हमने बता दिया, इससे आपको बहुत अच्छे तरीके से आएगा। तो एक चीज़ देखो बाबू, यहाँ पर हम लोग देखते हैं जैसे अंडर रूट 1 है, ठीक। अंडर रूट का मान कितना होता है, अंडर रूट 1 का मान देखो, 1 किसका वर्ग है, 1 का वर्ग है भाई। 1 के जगह देखिए, 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, अगर हम इसको मिटा दें तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, 1 की जगह पर 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब ये अंडर रूट कट गया तो 1 हो गया। तो जो अंडर रूट से बाहर आ जाता है वो परिमेय संख्याएं हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसका अपान तो 1 अभी हमने पढ़ाया है। तो यह क्या होगा, यह परिमेय संख्या होगा, ठीक है, परिमेय संख्या होगा। अब चलो मान लीजिए अंडर रूट 2 है, तो अंडर रूट 2 है तो एक चीज़ बताइए, अंडर रूट 2 के बारे में, क्या ये किसी संख्या का वर्ग है, नहीं है। देखिए, एक वर्ग है, एक किसका वर्ग है, 1 का, 4 वर्ग है 2 का, 9 वर्ग है 3 का, 16 वर्ग है 4 का, तो 2 किसी का वर्ग नहीं। और क्या, अगर वर्गमूल निकालेंगे हम लोग, करड़ी में मान निकालेंगे, अंडर रूट निकालेंगे, जो कक्षा 8 में बहुत अच्छे तरीके से सिखाया जाता है, ठीक है। तो क्या आएगा, 1.414 और ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा। समझ में आ गया। ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो जब कभी ख़त्म नहीं होगा तो इनको हम P/Q के रूप में लिख पाएंगे नहीं। जैसे मान लीजिए ऐसे हो गया 3.47, तो दशमलव के बाद 2 अंक है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 347 और दशमलव के नीचे 1 अंक। वैसे जो मैम जी छोटे क्लास में बताई थी, दशमलव के नीचे 1 अंक लिख दो और बाबू 2 अंक है तो 2 जीरो बढ़ा दो। लेकिन अगर इनको ऐसे लिखना हो, इनको लिखना हो 4 1 4 एंड सो ऑन, तो हम फिर वही काम करेंगे, 1 4 1 4 ऐसे ऐसे करेंगे, दशमलव के नीचे 1 अंक बढ़ाए। अब इधर कितने अंक हैं, 3 तो दिखाई दे रहे हैं, 3 नहीं है, एंड सो ऑन जा रहा है, ये ख़त्म नहीं होते हैं। तो यहाँ हम जीरो कभी ख़त्म नहीं कर पाएंगे, मतलब P/Q के रूप में ढंग से इनको नहीं लिख सकते हैं, कभी कन्फर्म नहीं हो पाएगा कि P/Q क्या है, ठीक है। तो इसीलिए यह कैसी संख्याएं होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, कभी कभी क्या अक्सर, और इसको हम लोग तथ्यों के माध्यम से देखेंगे तो कभी भूलता नहीं। जब कॉन्सेप्ट आप देखकर समझे रहोगे तो आपके दिमाग से कितना भी परीक्षा का प्रेशर हो कभी नहीं ख़त्म, सवाल ही नहीं उठता है कि वो आपसे गलती हो जाए। अब देखो अंडर रूट 3 का मान, अंडर रूट 3 किसी का वर्ग होता है, अंडर रूट देखो ये वर्ग है, 1 वर्ग है, 4 किसी का वर्ग है, 4 2 का वर्ग है, 9 3 का वर्ग है, 16, तो ये भी नहीं है। अब इसका मान अगर हम निकालें 1.732 ऐसे ऐसे एंड सो ऑन। अब देखो तो ये अपरिमेय संख्या होगी। क्यों, अपरिमेय संख्या की परिभाषा क्या है, ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में न लिखा जा सके, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो ये अपरिमेय संख्या होगा। इनको P/Q के रूप में कैसे लिखेंगे, 1.732 एंड सो ऑन है। अब इनको अगर P/Q बनाओगे तो ऐसे बनाओगे, तो P हो गया 32 हो गया एंड सो ऑन है, तो दशमलव के नीचे 1 अंक लिखोगे, इधर 3 जीरो बढ़ा रहे हो, लेकिन अभी 3 जीरो बढ़ाने से काम नहीं चलेगा ना, इसके आगे भी अंक हैं, तो ये कन्फर्म नहीं हो रहा कि ये कहाँ तक जाएगा। तो ये P/Q के रूप में नहीं माना जाएगा। तो जब P/Q के रूप में नहीं माना गया तो ये कैसी संख्याएं हो जाएंगी, अपरिमेय संख्याएं होंगी, ठीक है। तो हम इनको अपरिमेय संख्याएं लिखेंगे, ठीक।
तो एक चीज़ अभी देखिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा अपरिमेय संख्या के बारे में। देखिए √4 है, √4 को देखो तो 4 को पहले देखो, 4 किसका वर्ग है, 4 2 का वर्ग है, मतलब 4 के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 = 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम √2 का स्क्वायर, अभी हमने क्या बताया, ये इसको √ हो और स्क्वायर हो, पावर हो घात पर, घात हो 2 की और वर्ग हो, दोनों कट जाएगा तो 2 हो गया। इनको तो हम बड़े आराम से लिख ले जाएंगे, तो इनको 2/1 लिख ले जाएंगे, बहुत आसान है। तो एक ऐसी संख्या हो गई, ये जो संख्या हो गई ये परिमेय संख्या हो गई, ये परिमेय हो गई, ठीक है, ये भी परिमेय संख्या हो गई। तो देखिए जो संख्याएं किसी का वर्ग है, जैसे √1 है, ये 1 का वर्ग है तो परिमेय संख्या हो, और जो संख्याएं किसी का वर्ग नहीं वो अपरिमेय संख्या है। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो √5 ये भी अपरिमेय होगा। जब भी इसका मान निकालोगे ना तो ऐसे 2 दशमलव कुछ करके करके ऐसे बढ़ता चला जाएगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। जब कभी ख़त्म नहीं होगा तो उनको P/Q कहाँ से बनाएंगे, ठीक है। तो ये भी अपरिमेय संख्या हो गई, ये कैसी संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई, ठीक है। अब इसके बाद इनको देखो, यहाँ पर हम लोग और अच्छे तरीके से सीखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कहते हैं, √6, 6 किसी का वर्ग नहीं, तो ये भी अपरिमेय संख्या। अब आपको एकदम समझ में आ जाना चाहिए। √8, 8 किसी का वर्ग है भैया, 1 का वर्ग है, 4 2 का वर्ग है, इसके बाद 9 वर्ग होना है, ठीक है। तो ये सब अपरिमेय संख्या है। जो किसी संख्या का वर्ग नहीं है वो सब कैसी संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक। √9, हाँ ये वर्ग है, ये किसका वर्ग है, 3 का स्क्वायर है, तो √, और कट गया 3 हो गया, तो ये कैसी, ये परिमेय होगी, अपरिमेय नहीं परिमेय होगी, ठीक है। तो ये परिमेय संख्या होगी। तो इसका मतलब हम समझ गए, इनको बहुत अच्छे तरीके से, और हमको बहुत अच्छे तरीके से आ जाना चाहिए कि जैसे √2, √3, √5, 4 को छोड़ दीजिए, 4 वर्ग है, √6, √7, √8। अब √9 ना लिखो, 9 तो वर्ग है, 3 का वर्ग है, तो देखिए √10, √11, इस टाइप की जितनी भी संख्याएं हैं, अगर इनका आप दशमलव में वर्गमूल निकालोगे तो ये कभी पीछे का दशमलव के बाद की संख्या कभी ख़त्म नहीं होती, और जब कभी ख़त्म नहीं होती तो इनको हम P/Q के रूप में लिख ही नहीं पाएंगे, और जब P/Q के रूप में नहीं लिख पाएंगे तो यह अपरिमेय संख्याएं होंगी, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और एक टॉपिक पर चलते हैं कि अपरिमेय संख्या। एक चीज़ देखो, पाई का मान देखो, ठीक है, पाई का मान 3.1416 और ऐसे ये भी 100 होता है, ठीक है, ये पाई का मान होता है। हम लोग जब गणित में इसका यूज करते हैं तो पाई बराबर हम लोग 3.14 लिख लेते हैं। देखिए पीछे के अंक छोड़ देते हैं हम लोग, ये पूरा छोड़ देते हैं हम लोग, 3.14 ये लगभग मान होता है, नियर अबाउट होता है, और इसी को 22/7 क्या लिखते हैं, 22/7 लिख देते हैं, ठीक है। तो ये नियर अबाउट मान होता है, ये भी लगभग मान होता है। तो यहाँ पर बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, यहाँ पर तो अक्सर पूछा जाता है, और सीटेट वाले तो उठा के इसी को पूछते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए जब आपसे कभी कहे कि एक चीज़ बताओ, पाई कैसी संख्या है, परिमेय कि अपरिमेय, तो भैया पाई अपरिमेय होगा। क्यों? क्योंकि पाई का मान 3.1416 एंड सो ऑन हुआ। अब इसको जब हम P/Q के रूप में लिखेंगे तो लिख मिलेगा 31416 एंड सो ऑन है, दशमलव के नीचे 1 रखेंगे, इसके इधर जितने अंक हैं सब 0 बढ़ाते हैं, तो कहाँ अभी ख़त्म हुआ, हम पूरा लिख ही नहीं पाए, तो P/Q कहाँ। तो यह पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। पाई का मान 3.14 नहीं होता है, वो तो लगभग मान होता है, हम लोग रख लेते हैं, बस इतना छोड़ कर कहते हैं हटाओ इसको खाली लिखो। लेकिन जब कभी कंपटीशन में ये पूछे, अच्छा एक चीज़ बताओ 3.14 ये परिमेय संख्या कि अपरिमेय संख्या है, तो बहुत आसान है इसको बताना। इस दशमलव के बाद यहाँ तो अंक निश्चित है ना, 1 2 है, ठीक है। ये पाई का मान नहीं है, पाई का मान तो 3.14 लगभग होता है, वो पाई का मान होता है। ये 3.14 एग्जैक्ट है, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो इनको अगर हम लिखना चाहेंगे तो बड़े आराम से 3.14 को P/Q के रूप में, दशमलव के नीचे 1
और उसके बाद 2 अंक है तो 2 जीरो बढ़ा देंगे, P बटा Q के रूप में हो गया। ये परिमेय संख्या हो गया। अगर इसको हम काट देते हैं तो परिमेय संख्या का जो काटने के बाद जो संख्या आएगी वो परिमेय संख्या का मानक रूप हो जाता है। ठीक है। अब कभी कभी क्या कहता है, अच्छा तो 22/7 को हमको बता दो, तो भैया 22/7 भी एक परिमेय संख्या है। ये तो कोई भी देखकर मतलब बता सकता है। P बटा Q, P का मान हो गया, Q का मान हो गया, अंश है, हर है, तुरंत ये परिमेय संख्या होगा। अब इसी में लोग क्या करते हैं, जब कभी इंटरव्यू लेंगे आपसे या कभी पूछते हैं या कंपटीशन में ही बहुत क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है, वो कहता है कैसे पाई तो आप बता रहे हैं अपरिमेय है, और फिर उसके मान को 3 पाई को अपरिमेय बता रहे हैं। यहाँ ध्यान से देखिए, कंपैरिजन कर लीजिए, अपरिमेय है और 3.14 को परिमेय बता रहे हैं और 22/7 को भी परिमेय बता रहे हैं। तो ये चीज़ सही है जो हम लिखे हैं, ये अपरिमेय है, ये परिमेय है, ये परिमेय है। तो ऐसा क्यों, पाई का मान 3.14 होता, तो आप तुरंत वहाँ पर उनको थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, कह दीजिए पाई का मान 3.14 नहीं होता है, पाई का मान 3.14 एंड सो ऑन होता है। उसके पीछे बहुत सारी संख्याएं होती हैं, वो कभी ख़त्म ही नहीं होती हैं। ठीक है, 3.14 एक एग्जैक्ट मान है, दशमलव के बाद निश्चित मान है, इसलिए इसको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए यह परिमेय संख्या है। अब बहुत से लोग कहे नहीं, पाई का मान तो 22/7 भी होता है। बाबू 22/7 इसी से निकाला गया है, इसका ये लगभग मान है। ठीक है, जब कब तो लगभग मान वैसे हम लोग 22/7 लिखते हैं, तो 22/7 एक परिमेय संख्या है, सीधे सीधे बोलो, क्योंकि ये P बटा Q के रूप में है। तो हम लोग क्या करते हैं, आज के लिए हमारा वीडियो इतने तक है। ठीक है, नेक्स्ट दिन हम फिर से परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को या लेकर जरूर आएंगे और आपको बताएंगे, या इससे पहले जो भी संख्याएं छूट रहे हैं उनको बताएंगे, तब फिर परिमेय और परिमेय संख्या पर नया वीडियो बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। ठीक है, धन्यवाद।